Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we are going to cover the second part of the chapter 1 of class 12 political science, that is end of bipolarity. पिछली वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कि बर्लिन वॉल का फॉल कैसे हुआ। वहाँ के लोगों ने 1989 में बर्लिन वॉल को गिरा दिया था। आज हम उसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे जो कि है सोवियत यूनियन का बनना, उसका फॉर्मेशन, उसकी इकॉनमी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स और कुछ डीमेरिट्स एंड सम अदर टॉपिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ डिड सोवियत यूनियन फॉर्म्ड? द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया इन 1917। तो आपको पता होना चाहिए कि 1917 में रूस में एक रेवोल्यूशन हुई थी जिसको रशियन रेवोल्यूशन या फिर बॉल्शेविक रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये दोनों ही नाम पता होना चाहिए कि रशियन रेवोल्यूशन और बॉल्शेविक रेवोल्यूशन दोनों ही नाम से इसे जाना जाता है। और उसके बाद कुछ कंट्रीज़ ने मिलकर के एक ग्रुप बनाया जिसे USSR कहा गया। एंड USSR वॉज फॉर्म्ड ओवरथ्रोइंग द ज़ार निकोलस II गवर्नमेंट एंड एंडिंग द रोमनोव रूल। ज़ार निकोलस II वहाँ का डिक्टेटर हुआ करता था और उसको ओवरथ्रो करने के बाद वहाँ पर रोमनोव रूल का अंत होता है और एक न्यू ग्रुप बनकर आता है, दैट इज़ USSR। यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान दिला दूँ कि USSR की फुल फॉर्म पूछी जाती है तो आपको पता होना चाहिए, that is Union of Soviet Socialist Republic, USSR. Okay, so after a treaty of 1922 between Russia, Ukraine, Belarus and Transcaucasia में कौन कौन सी कंट्री आती है? मॉडर्न जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान फॉर्म द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो शुरू में 1922 की ट्रीटी के बाद रशिया, यूक्रेन, बेलारूस इन लोगों ने मिलकर के USSR का फॉर्मेशन किया। The newly established Communist Party, led by Marxist revolutionary Vladimir Lenin, took control of the government. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1922 में व्लादिमीर लेनिन की लीडरशिप के अंडर USSR का फॉर्मेशन हुआ। व्लादिमीर लेनिन ही थे जो कि कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने रशिया में बेसिकली USSR में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट किया और इन्होंने ही कुछ कंट्रीज़ को मिला करके USSR का फॉर्मेशन किया 1922 में। सो एट इट्स पीक द USSR वुड ग्रो टू कंटेन 15 सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक और बाद में इसमें कुछ कंट्रीज़ आकर और मिल गई और ये 15 कंट्रीज़ का एक ग्रुप बन गया। तो उन 15 कंट्रीज़ के नाम यहाँ पर मेंशन है: आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया और बाकी आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। तो उस समय जो कैपिटल थी USSR की वो मॉस्को थी, जो कि प्रेजेंट डे में कैपिटल है रशिया की। तो रशिया की कैपिटल मॉस्को यहाँ पर आप कहीं पर देख सकते हैं, जो ये रेड कलर का डॉट है, और बाकी कंट्रीज़ यहाँ पर हैं जो कि USSR में थी: बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, रोमेनिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ USSR सोवियत यूनियन की इकॉनमी के क्या क्या फीचर थे। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। प्लान्ड इकॉनमी, द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन वाज अलाउड। तो वो जो सोवियत इकॉनमी है वो एक प्लान्ड इकॉनमी थी। यहाँ पर एक ही पार्टी का दबदबा था, कोई अपोजिशन पार्टी अलाउड नहीं थी एंड द होल इकॉनमी वॉज प्लान एंड कंट्रोल बाय द स्टेट। और पूरी इकॉनमी पर स्टेट का कब्जा चला करता था, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे। नेक्स्ट, डेवलप्ड इकॉनमी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि सोवियत इकॉनमी वॉज देन मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द US। अगर US को छोड़ दिया जाए, USA को छोड़ दिया जाए, तो बाकी इकॉनमी से ये बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ करती थी। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इट हैड अ कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन एंड स्टील। तो उस समय USSR की इकॉनमी में बहुत सारे रिसोर्सेज थे जिनका वो लोग बेटर यूज़ कर करके डेवलप हो रहे थे। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इंडस्ट्री। USSR की इंडस्ट्री डोमेस्टिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो लोग पिन्स टू कार, यानी कि पिन से लेकर कार तक सारी चीज़ें अपने ही देश में प्रोड्यूस कर लेते थे। उनको किसी और देश के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ता था और इस कारण इनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी। मिनिमम स्टैंडर्ड्स, द सोवियत स्टेट इंश्योर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन। एज आई मैंशन कि ये एक सोशलिस्ट स्टेट था। सोशलिस्ट और वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है
कि जहाँ पर सरकार के हाथ में सारे रिसोर्स होते हैं और वो सरकार सारे रिसोर्सेज को लोगों की भलाई में, लोगों के डेवलपमेंट में लगाती है। तो वहाँ पर सोवियत स्टेट इंश्योर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड बेसिक नेसेसिटीज़। बेसिक नेसेसिटीज़ क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, वो सारी चीज़ें सरकार ही इन लोगों को प्रोवाइड कराई थी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जहाँ पर सारी बेसिक नेसेसिटीज़ सरकार प्रोवाइड कराए तो वहाँ पर लोग कितने खुशहाल और कितना डेवलप्ड वो एरिया होगा। नो अनएम्प्लॉयमेंट, देयर वॉज नो अनएम्प्लॉयमेंट, स्टेट ओनरशिप वॉज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप। स्टेट ही हर जगह ओनरशिप कर रहा था, सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन स्टेट के हाथ में थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, और इन सारे रिसोर्सेज का यूज़ करके स्टेट सबको एम्प्लॉयमेंट दे रहा था। वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल 0 to 1% कह सकते हो एकदम मिनिमम था। लैंड एंड प्रोडक्टिव असेट्स वर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सोवियत स्टेट। जैसे कि मैंने कहा, कंट्रोल्ड इकॉनमी का मतलब यही होता है कि जहाँ पर सारे के सारे रिसोर्सेज स्टेट कंट्रोल करते हैं और उन्हीं रिसोर्सेज का यूज़ करके स्टेट वेलफेयर का काम किया जाता है, कल्याणकारी काम किए जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि सोवियत सिस्टम की क्या क्या परेशानियां थी, वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। तो एक्चुअली सोवियत सिस्टम ने जो व्यवस्था अपनाई थी उस व्यवस्था में कुछ समस्याएं आना ज़रूरी था, क्योंकि सोशलिस्ट सिस्टम कुछ भी प्राइवेटाइजेशन अलाउड नहीं करता। कोई व्यक्ति अपने अनुसार किसी प्रकार का बिजनेस नहीं कर सकता, सारे बिजनेस स्टेट ओन्ड होते हैं, स्टेट कंट्रोल होते हैं। तो इस कारण वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जो कि अभी हम स्टडी करेंगे। The first problem was the problem of bureaucracy. The Soviet system, however, became very bureaucratic and authoritarian, making life very difficult for its citizen. तो वहाँ के लोगों की लाइफ बहुत मुश्किल हो चुकी थी, क्योंकि हर जगह नौकरशाही आ गई थी और गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हर जगह अपनी चलाते थे। ह्यूज करप्शन था, लोग पैसे लेते थे हर काम करवाने के लिए। लैक ऑफ डेमोक्रेसी and the absence of freedom of speech stifled people who often expressed their dissent in jokes and cartoons. लोग अपनी प्रॉब्लम्स को जोक्स और कार्टून में प्रेजेंट किया करते थे। वहाँ डेमोक्रेसी के नाम पे बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि सारा ही सिस्टम स्टेट ओन्ड था, सरकार के अधिकारी ही सारे काम किया करते थे। One party dominance. Most of the institutions of the Soviet state needed reform. The one party system represented by the Communist Party of Soviet Union had tight control over all institutions. तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे सिर्फ एक ही पार्टी थी, उसी पार्टी के लोग चुने जाते थे। डेमोक्रेसी के नाम पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक पार्टी, उसके जो ऑफिशियल्स होंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, वो खड़े होंगे इलेक्शन में और उनमें से ही आपको चुनना होगा। तो एंड दे वर ऑल्सो अनअकाउंटेबल टू द पीपल। And the fourth problem was lagged behind West. The Soviet Union lagged behind the West in technology. यहाँ पर West का मतलब है पश्चिमी देश, यूरोप, अमेरिका। They lagged behind in technology, infrastructure, transport, power, सारे ही एरियाज़ में, जैसे कि टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो वेस्ट से यानी कि यूरोप और अमेरिका से पीछे हो गए थे। फिफ्थ प्रॉब्लम, शॉर्टेज इन ऑल कंज्यूमर गुड्स. Though wages continued to grow, productivity and technology fell considerably behind that of the West. तो जैसे मैंने कहा कि वेस्ट से ये लोग पिछड़ गए थे। द वेज कंटिन्यूड, इंसान की इनकम बढ़ रही है, आम आदमी की इनकम बढ़ रही है, बट प्रोडक्टिविटी घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं था। दिस लेड टू द शॉर्टेज इन ऑल कंज्यूमर गुड। तो फिर इसकी वजह से कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज हो गई। फूड इम्पोर्ट्स इंक्रीज्ड एवरी ईयर, हर साल फूड के इम्पोर्ट्स बढ़ते जा रहे थे। सरकार को बाहर से, दूसरे देशों से फूड इंपोर्ट करना पड़ रहा था, अपने देश में नहीं उगा पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वो लोग प्रोडक्टिविटी में पीछे हो गए थे। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि कम रिसोर्स में बेटर प्रोडक्शन करना, जो कि वो लोग नहीं कर पा रहे थे। द सोवियत इकॉनमी वॉज फॉल्टरिंग इन द लेट 1970s एंड बिकेम स्टेगनेंट। और 1970s तक आते आते सोवियत इकॉनमी स्टेगनेंट हो गई थी, स्थिर हो गई थी, वहाँ पर कोई ग्रोथ नहीं हो रही थी। द लास्ट पॉइंट इज डोमिनेंस ऑफ रशिया. Although on paper Russia was only one of the 15 republics that together constituted the USSR, in reality Russia dominated everything. तो हर जगह रशिया ही डोमिनेट कर रहा था, यहाँ तक कि कई लोग यूएसएसआर को रशिया के नाम से ही जानते हैं। रशिया वॉज अ लीडिंग प्लेयर इन यूएसएसआर एंड पीपल फ्रॉम द रीजन फेल्ट नेग्लेक्टेड एंड ऑफन सप्रेस्ड। तो जो दूसरे देश, हमने पढ़ा है कि 15 देश मिलाकर यूएसएसआर बने हैं, तो जो बाकी देश थे वो
लीडरशिप में अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहे थे, हर सारे डिसीजन रशिया ही लिया करता था। तो सोवियत सिस्टम के फीचर और उसके डीमेरिट्स पढ़ने के बाद अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ेंगे जिससे 1 मार्क क्वेश्चन बन जाते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ सेकेंड वर्ल्ड। क्वेश्चन आता है कि सेकेंड वर्ल्ड क्या है। द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज वर मॉडल्ड आफ्टर यूएसआर। तो जो भी ईस्ट यूरोप की कंट्रीज थी उनका सिस्टम यूएसआर के मॉडल पर बेस्ड था। एंड दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज वर कॉल्ड द सेकेंड वर्ल्ड सिस्टम और सोशलिस्ट ब्लॉक। दुनिया में 3 ब्लॉक थे, उस समय तक 3 ब्लॉक बन गए थे। फर्स्ट इज कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड, देन सेकेंड वर्ल्ड एंड द थर्ड वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड का मतलब होता है अमेरिका और उससे रिलेटेड कंट्रीज। सेकेंड वर्ल्ड का मतलब होता है यूएसएसआर और उससे रिलेटेड कंट्रीज। एंड थर्ड वर्ल्ड जो अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग इकोनॉमीज थी, इंडिया, चाइना, इन इकोनॉमीज को थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है। सो द नेक्स्ट इज सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में एक्चुअली क्या हो रहा था, वहाँ की गवर्नमेंट और एंटी कम्युनिस्ट मुस्लिम गोरिल्लाज के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो सोवियत यूनियन ने वहाँ की गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए अपनी ट्रूप्स को वहाँ पर भेजा और जो कि वहाँ पर रही फरवरी 1989 तक। ये अफगानिस्तान का मैप है, कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ काबुल, कंधार आप देख सकते हैं। वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो पैक्ट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या थी और कब बनी। ये ऑर्गेनाइजेशन मई 14, 1955 को बनी थी एंड जुलाई 1, 1991 में डिसबैंड हो गई। इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर यूएसएसआर के ही कंट्रीज़ थी, जैसे कि अल्बानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया। एंड 1968 में अल्बानिया ने वॉर्सो से विड्रॉ कर लिया एंड ईस्ट जर्मनी डिड सो इन 1990। 1990 में जर्मनी भी वहाँ से निकल गया। एंड दिस treaty, which was renewed on April 26, 1985, provided for a unified military command and for the maintenance of Soviet military units. सोवियत सिस्टम की मिलिट्री कमांड थी एक। सोवियत सिस्टम को मिलिट्री पावर प्रोवाइड कराने के लिए यह ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। सो विद दिस पार्ट ऑफ द वीडियो ऑल्सो एंड्स and here are some practice questions which you can do at home and check how well you have studied. Here are some more questions. Thanks for watching. Please like, share and subscribe. Thank you.